students. So today we are going to discuss the new chapter, and that is going to be the biomolecules. Okay, it is very important from the board point of view as well as from the NEET or the competitive point of view. Okay, so it's a simple chapter. Okay, if you pay attention, and it can be very tough if you're not paying attention to what I'm saying. Okay, so make sure you listen carefully and copy down the details regarding the chapter. ठीक है, तो मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ. ओके, 9th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल. ठीक है. सो बायोमोलिक्यूल, बट ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल जाता है कि यार इट इज अ मॉलिक्यूल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय molecule produced by living organism. Molecule produced by living organism is known as the biomolecule. ठीक है, it is present with the living tissue. Clear है? So now if I need to find out or if I need to study the biomolecule, what should I do? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिविंग टिश्यू ले लेता हूं. ओके, आई टेक अ लिविंग टिश्यू. अगर इफ आई एम टेकिंग इट फ्रॉम अ प्लांट, आई कैन यूज अ लीफ. और इफ आई एम यूजिंग एनिमल टिश्यू, तो आई कैन टेक लेट्स से लिवर पार्ट और एनी पार्ट. ठीक है, तो ये जो टिश्यू है इसको यू नीड टू ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल. ठीक है, तो आप इसको ग्राइंड कर दो. ग्राइंड विथ एक एसिड भी डालेंगे अपन यहां पे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, और क्रश करना है इसको. मोर्टार एंड पेस्टल की मदद से. ठीक है, वो ग्राइंड करने का होता है ना, मसाला कूटने का, उससे आप कूट सकते हो. ओके, सो लिविंग टिश्यू लेना है, लीफ है या फिर लिवर ले लो आप, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू जो चाहिए. ग्राइंड इट विथ मोर्टार एंड पेस्टल, और उसमें ऐड क्या करना है आपको, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी ऐड करना है. तो अब क्या होगा, वी विल ऑब्टेन कंपोनेंट्स which are going to be soluble in the acid, जो acid अपन ऐड किया है, and there would be some components which are not soluble in the acid. So we would have acid soluble pool. Pool is all the ingredients together, and acid insoluble pool. ठीक है, जो टिश्यू के कंपोनेंट्स है जो एसिड में सोल्यूबल हो गए उनको आप बोलोगे एसिड, दे आर इंक्लूडेड इन द एसिड सोल्यूबल पूल, एंड द वंस व्हिच आर नॉट सोल्यूबल दे आर इंक्लूडेड इन द एसिड इनसोल्यूबल पूल. ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स यहां पे होते हैं, दोस कंपोनेंट्स आर एक्चुअली कंसीडर्ड एज दे आर स्मॉलर इन साइज. इनकी साइज अगर आप देखो तो साइज रेंज फ्रॉम 800 to 1000 Dalton. $80 to 800 Dalton इसका साइज रेंज है. ठीक है, एंड दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर और सोल्यूबल इन द एसिड, सो दे आर टर्म्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल. क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल. तो साइज रेंज कितनी इनकी, 80 to 800 डेल्टन के बीच की साइज रेंज है. और यहाँ पे कौन इंक्लूडेड है, तो कंपोनेंट्स विच आर नॉट सोल्यूबल इन, कंपोनेंट्स विच आर सोल्यूबल इन एसिड, कंपोनेंट्स सोल्यूबल इन एसिड, they are included in the acid soluble pool. Size ranges from 80 to 800 daltons, and they are considered as micromolecules. They are considered as micromolecule. उसी तरीके से एसिड इनसोल्यूबल पूल में कौन सी चीज अवेलेबल है, तो उसका जो साइज रेंज है
which are insoluble, they are ranging, जो particles है, they are 1000 Daltons and more. 1000 Dalton and more. And they are considered as मैक्रोमोलिक्यूल. क्या कंसिडर किया जाएगा उनको? दे आर कंसिडर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो एसिड्स इनसॉल्युबल पूल में कौन आता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, जो एसिड में, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सोल्यूबल नहीं हो पाते. साइज रेंज कितना है? मोर देन 1000 डाल्टन्स है एंड वी टर्म इट एज मैक्रोमोलिक्यूल्स. इनका साइज रेंज कितना है? 80 to 800 डाल्टन्स एंड वी टर्म इट एज माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. अच्छा, यहां पे एक एक्सेप्शन भी है, आपको याद रखना है. द एक्सेप्शन इज lipid. I'll put it here. Lipid is not a macromolecule. Lipid is not a macromolecule, but मैंने इसको macromolecule वाले प्लेस में डाल रखा है because it is insoluble in the pool. Acid insoluble pool में वो आता है because वो acid में soluble नहीं है. तो acid soluble नहीं है इसलिए मैंने इसको acid insoluble में डाल रखा है, but है तो macromolecule. समझ में आया? तो एक एक्सेप्शन याद रखना है, दैट इज लिपिड. डन. तो ये जो पूरा कंपोनेंट अपन को मिला है, जो भी माइक्रोमोलिक्यूल है या फिर मैक्रोमोलिक्यूल है, ऑल टुगेदर दे आर कंसिडर्ड एज सेल्यूलर पूल. टुगेदर दे आर कंसिडर्ड एज सेल्यूलर पूल. इज दिस क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो मैं जब लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करूंगा मोर्टार एंड पेस्टल की मदद से, ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो जो कंपोनेंट्स है टिश्यू के अंदर के, सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बी सोल्यूबल. तो जो कंपोनेंट सोल्यूबल है तो उनको कंसिडर किया जाएगा एज माइक्रोमोलिक्यूल्स, और उनकी जो साइज रेंज होगी दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन 80 to 800 डाल्टन्स. ठीक है, उसी तरीके से थोड़े बहुत कंपोनेंट जो है एसिड में सोल्यूबल नहीं है, दे आर इनसॉल्युबल इन एसिड, सो दे आर टर्म्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल्स, और जो साइज रेंज होगी दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 1000 डाल्टन्स. मोर देन 1000 डाल्टन्स. ठीक है, सो मैक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल दे कंस्टिट्यूट दिस सेल्यूलर पूल. सो जो भी मैंने लिखा है यहां पे, माइक्रोमोलिक्यूल प्लस मैक्रोमोलिक्यूल. अगर टुगेदर इनकी बात करते हैं, सो दे आर फॉर्मिंग द सेल्यूलर पूल. दे आर फॉर्मिंग द सेल्यूलर पूल. तो जो सेल्यूलर पूल या फिर माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल की मैं बात करूं तो इनके कंपोनेंट्स कौन से? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल्यूलर पूल? तो कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, एंड लास्ट न्यूक्लिक एसिड. तो सेल्यूलर पूल जो है उसके कंपोनेंट्स कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है. कार्बोहाइड्रेट्स में वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर. ओके, दिस आर शुगर्स. ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स में वी आर गोइंग टू हैव मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, वो सब पढ़ेंगे अपन. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, और इनके जो मेजर कंपोनेंट्स है या जो एलिमेंट्स है जो इनको फॉर्म कर रहे हैं, दोस आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ठीक है, ये कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ओके, ये सबसे कॉमन चीजें हैं जो ये चारों स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. ठीक है, इसमें भी अगर मैं बात करूं कि किसका प्रपोर्शन ज्यादा है, ये जो कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं, अगर इनमें भी अगर मैं देखूं कि किनका प्रपोर्शन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का प्रपोर्शन सबसे ज्यादा है. ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद आता है हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये जो कंपोनेंट्स है इतने, बाकी थोड़े बहुत है बट ये मैक्सिमम अकरिंग कंपोनेंट्स है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो ये इतने ही चारों मिलके बना लेते हैं 96% ऑफ द सेल्यूलर पूल। दे कंस्टिट्यूट 96% ऑफ सेल्यूलर पूल। बाकी के जो कंपोनेंट्स वो भी अवेलेबल है बट ये मैक्सिमम 96% बना रहे सेल्यूलर पूल का। ठीक है, सो व्हाइल मूविंग अहेड विल टॉक अबाउट द शुगर्स in the lecture we'll discuss about the sugar. Okay, so we should be knowing these are organic compounds. So I'll talk about the carbohydrates. So carbohydrates में I'll talk about the monosaccharides. इसके बाद हम बात करेंगे monosaccharides के बाद में बात करेंगे carbohydrates का पार्ट है monosaccharide. So we are going to discuss about the carbohydrates. Okay, नाम से आपको पता है चल रहा है these are the hydrates of carbon. Okay, these are hydrates of carbon because carbohydrates. These are hydrates of carbon. ठीक है, दूसरी बात, it contains number of alcohol functional group. It consists a number of alcohol functional group. Okay, alcoholic group OH, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं OH, and contains aldehyde functional group and ketone functional group. ठीक है, नंबर ऑफ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो एल्डिहाइड इज रिटन एज द फंक्शनल ग्रुप CHO. ठीक है, एंड कीटोन इज रिटन एज C. दिस इज फॉर द कीटोन. ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड द नंबर ऑफ अल्कोहल दे वुड हैव द नंबर ऑफ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स OH, okay, aldehyde functional group CHO and the ketone functional group that is C double bond O. ठीक है, simple and easy. So now I'll talk about the first carbohydrate that is going to be the monosaccharide. इसकी बात करेंगे, मोनोसैकेराइड की बात करते हैं. So मोनोसैकेराइड इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज कि यार मोनोसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट अलग अलग है. नो. सो मोनोसैकेराइड इज अ सिंगल शुगर विच इज रिटन एज, फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप देखो तो इट इज पुट एज CnH2nOn. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड. इफ आई टर्म इट एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, अगर मैं इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलता हूं तो आई कैन ऑल्सो पुट इट एज CnH. दोनों करेक्ट है, CnH2O होल N. ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द मोनोसैकेराइड्स. सिंपल एंड इजी. ठीक है, नाउ यहां पे जो मैंने N लिखा है, द वैल्यू ऑफ N कैन रेंज फ्रॉम 3 to 7. 3 कार्बन वाला हो सकता है, 4 कार्बन वाला हो सकता है, ऐसे 7 कार्बन वाला हो सकता है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ N, द वैल्यू ऑफ N रेंज फ्रॉम 3 to 7. The value of N range from 3 to 7. So we would be having trio sugar, tetro sugar, pentose sugar, hexose sugar and haptose sugar. ठीक है, so मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ
Pause the video, copy down the details. So carbohydrates में monosaccharides की बात कर रहे हैं अपन. तो now I'll put the heading as the monosaccharide. मोनोसैकेराइड इज शुगर. तो मैंने बोला मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2nOn. दिस इज जनरल फॉर्मूला. ठीक है. और दूसरा मैंने जो आपको बोला दैट इज CnH2ON. ठीक है. और n की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे अपन? n इज रेंजिंग फ्रॉम 3 to 7. 3 से 7 के बीच में रेंज करता है. तो अगर मैं कार्बन लेता हूं, लेट्स से इफ आई टेक कार्बन एज 3, कार्बन इज 3, तो जो शुगर है दैट शुगर इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज ट्रायोस शुगर. क्या कहा जाएगा उसे? ट्रायोस शुगर कहा जाएगा. अगर मैं कार्बन को लेता हूं एज द नंबर ऑफ कार्बन इज 3, मतलब द शुगर के पास अगर 3 कार्बन है तो द शुगर इज टर्म्ड एज ट्रायोस शुगर. ठीक है. जिसका एक एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड. इसका एग्जांपल क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है. ठीक है. फिर अगर मैं लेता हूं कार्बन नंबर एज 4, सो दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज टेट्रोस. C is 4, so that is going to be tetrose sugar. That is going to be tetrose sugar. And the example is erythrose. इसका example क्या आ जाएगा? There are a lot of examples, but मैं specific थोड़े बात कर रहा हूँ. So we have erythrose, that is a tetrose sugar. 4 कार्बन हो गए. अगर मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करूंगा तो यार 3 कार्बन वाला शुगर है. अगर मैं बात करता हूँ C5, तो C5 हो गया 5 कार्बन वाला शुगर. So we'll term it as pentose sugar. जिसके एग्जाम्पल में we can put it as ribose, which is present in the RNA. Okay, ribose sugar हो गया. अगर मैं कार्बन नंबर लेता हूँ 6 कार्बन वाला शुगर, so that is termed as hexose sugar. और एग्जाम्पल में आ जाएगा फ्रुक्टोस एंड सुक्रोस. एग्जाम्पल में लिख लेंगे ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस. ठीक है. और अगर मैं बोलता हूं यार 7 कार्बन वाला है, सो दैट इज हैप्टोस शुगर. और एग्जाम्पल में लिखेंगे सेडोहैप्टुलोज. एग्जाम्पल इज sedohaptulose. Okay, so sedohaptulose is an example of 7 carbon compound. Glucose, fructose are the example of 6 carbon compounds. Ribose is a sugar with 5 carbons. Erythrose is a sugar with 4 carbons, and glyceraldehyde is a sugar with 3 carbons. This should be very, very clear. These are the basics. Okay, and they all come under monosaccharides. Done? The ones which occur the maximum, जो सबसे ज्यादा अकर करते हैं या जिनके बारे में अपन बात करेंगे, those are going to be the hexose sugar and the pentose sugar. इनके बारे में अपन बात करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो याद कर ही लेना. ट्रायोस शुगर 3 कार्बन, 4 कार्बन टेट्रोस, 5 पेंटोस, 6 हेक्सोस एंड 7 इज हैप्टोस. Okay, so I'll talk about the hexose sugar first. हेक्सोस शुगर मतलब कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए. ठीक है. n की वैल्यू कितनी है? 6 है. n की वैल्यू कितनी है? 6 है. ठीक है. तो अगर मैं इस फॉर्मूला में n को 6 लेता हूं, सो 6 कार्बन, 6 2 is 12. ओके, आई विल प्लेस इट एज n लिखते हैं यहां पे ON. n को रिप्लेस करता हूं, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक say 6 आ जाएगा यहाँ पे n की जगह पे, और O की जगह पे 6 आ जाएगा. So that is going to be C6.
H12O6. So the formula for glucose is C6H12O6. मतलब उसके पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और ये शुगर है, ये आल्डिहाइड शुगर है। कौन सा शुगर है? आल्डिहाइड। CHO फंक्शनल ग्रुप एसोसिएटेड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप एसोसिएटेड है? CHO फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आई ड्रॉ द डायग्राम, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। C6H12O6। तो फर्स्ट आई नीड टू हैव हाउ मेनी कार्बन्स? तो मेरे पास 6 कार्बन्स होने चाहिए। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। सो 1 2 3 4 5 6। So we have 6 carbons here. And as carbon shows the property of catenation, तो वो क्या करेगा? खुद से बाइंड करेगा पहले, अपने जैसे सब्सटेंस से बाइंड करेगा, तो ये कैटेनेशन के थ्रू कार्बन का एक चेन बन गया। अब ये एल्डिहाइड शुगर है, तो एल्डिहाइड शुगर है तो इसका जो फर्स्ट कार्बन आएगा वहां पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप एसोसिएट करना है। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप एसोसिएटेड। जो सेकंड कार्बन है दैट इज OH, थर्ड कार्बन इज H, फोर्थ इज OH, दिस इज H, दिस इज H, H है तो यहां पे फिर OH हो जाएगा और यहां पे H। ठीक है, मैं कार्बन नंबर लेबल कर देता हूं 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन होने चाहिए। तो 6 कार्बन है क्या? तो यस 6 कार्बन तो है, तो यस ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। हाइड्रोजन कितने? 12 होने चाहिए हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, ऑक्सीजन कितने? 6 होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, करेक्ट है। सो माई स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज इज करेक्ट। समझ में आ गया? सो इट्स एन एल्डिहाइड शुगर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे CHO ले रखा है और थर्ड कार्बन पे H है। बाकी सब जगह आपको OH दिखेगा ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म है जब मैं ग्लूकोज को पानी में डालता हूं, इफ आई पुट इट इन अ सॉल्यूशन, दिस इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द रिंग फॉर्म, दिस इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन अ पायरोनोज रिंग फॉर्म। ठीक है, विथ अ 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो रिएक्टिव फॉर्म है डबल बॉन्ड O, ये क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, आप पहले ये स्ट्रक्चर बना लो, फिर इसके बाद आप वाले स्ट्रक्चर को बनाना। मैं यहां पर रब करूंगा तो O और ये फिफ्थ वाला जो है कार्बन, उसके साथ रिएक्शन होगा और ये जो हाइड्रोजन है, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है इट इज हाइड्रोजन हंग्री, उसको हाइड्रोजन चाहिए होता है, इट इज वेरी रिएक्टिव, वो अपने पास हाइड्रोजन को पुल करता है। तो वो क्या करता है? यहां से हाइड्रोजन को पुल करता है, ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया है, तो एक बॉन्ड टूटा है तो उसको फुलफिल करने के लिए यहां पे इस तरीके से बनेगा। समझ में आया? जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसने क्या किया? यहां से हाइड्रोजन को पुल किया तो हाइड्रोजन इसके पास आ गया। ठीक है, और ये O कार्बन से बाइंड कर रहा है। सो इन द सॉल्यूशन द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन द रिंग फॉर्म। इसका रिंग फॉर्म भी दिखाता हूं आपको। इज इट क्लियर? सिंपल एंड इजी। सो दिस इज नोन एज इंटरनल, this is known as internal hemiacetal. This is known as internal hemiacetal. ठीक है, so in a solution the glucose is going to exist in this way. जो मैंने पहले स्ट्रक्चर बताया था जनरल स्ट्रक्चर है, मैं फिर से उस स्ट्रक्चर की बात करूंगा। ठीक है, सो यही चीज को मैं एक दूसरे फॉर्म में दिखाता हूं, which is termed as the Hayward projection. ठीक है, तो आप पहले बना लेना। फर्स्ट जो सिंपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, फिर हेमीएसिटाइल स्ट्रक्चर, और फिर हेवार्ड प्रोजेक्शन बनाते हैं। मैं फिर से इसको नॉर्मल कर दूंगा। अगर इसको नॉर्मल करूंगा तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन फिर से यहां पे आ जाना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। सो दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन इनटू अ हेवार्ड प्रोजेक्शन। तो यहां पे डबल बॉन्ड O ले लेते हैं और यहां पे फिर से क्या आ जाएगा? OH। ठीक है, नाउ टू मेक द हेवार्ड प्रोजेक्शन, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन।
दिस इज फिशर प्रोजेक्शन एंड विल ड्रॉ द हेवार्ड प्रोजेक्शन। तो यार हेवार्ड प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन। आपको कार्बन के ऊपर काउंट रखना पड़ेगा, कितने कार्बन से, फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा। ओके, एंड इट फॉर्म्स अ 6 मेंबर्ड रिंग। 6 कंपोनेंट होगी उस रिंग के अंदर, तो देयर शुड बी 6 कंपोनेंट्स। तो अच्छे से देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूं। तो आई ड्रॉ द कार्बन, दिस इज माय, आई पुट द फर्स्ट कार्बन हियर, सेकंड कार्बन हियर, थर्ड कार्बन हियर, फोर्थ कार्बन हियर, फिफ्थ कार्बन हियर एंड द सिक्स्थ कार्बन हियर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड आई लेबल इट, नंबर कर देते इसको, कंफ्यूजन ना हो। सो दिस वाज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। तो पहले इसको अपन बाइंड कर देते हैं इस तरीके से। दिस इज 6 कार्बन क्या है, CH2OH है, तो मैं CH2OH यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कार्बन ये रहा। सो फर्स्ट कार्बन इज डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, सेकेंड कार्बन इज जो भी राइट साइड पे वो नीचे की तरफ जाएगा, सो दिस इज OH H। थर्ड कार्बन पे सिंगल H है। फोर्थ कार्बन की बात करते हैं तो फोर्थ कार्बन में OH बाहर है, H अंदर की तरफ है। ठीक है, और फिफ्थ कार्बन की मैं बात करता हूं, बस फिफ्थ कार्बन। ओके, सो फिफ्थ कार्बन में यहाँ पे OH लिखेंगे और यहाँ पे H लिखेगा। यहाँ पे H लिख रहा हूं और यहाँ पे OH लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट रिंग। 5 मेंबर तो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ओके, 6 मेंबर होने चाहिए, 5 नहीं 6। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे फिफ्थ कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है उसको ये ऑक्सीजन पुल करता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ ग्रीडी मॉलिक्यूल। वो क्या करता है, अपनी तरफ हाइड्रोजन को पुल करता है। यहां से उसने किया था, वही स्ट्रक्चर में रिंग फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो जब हाइड्रोजन को पुल करेगा तो हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, और इसके पास आने की वजह से जो डबल बॉन्ड ये टूट जाएगा। तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन अब अकेला हो गया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के साथ बाइंड हो जाएगा। समझ में आया? ओके, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। जो फिफ्थ कार्बन था, इट वाज, सो डबल बॉन्ड O, फिफ्थ कार्बन किधर है, फिफ्थ कार्बन वाज OH एंड दिस वाज O। ऑक्सीजन बीइंग ग्रीडी मॉलिक्यूल, व्हाट इट डज इज इट पुल्स दिस हाइड्रोजन। तो अगर ये अपने तरफ इस हाइड्रोजन को पुल करेगा तो इसका जो बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल से सिंगल हो जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन चला गया, ऑक्सीजन अकेला हो गया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फर्स्ट कार्बन के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, बाइंड हो गया, तो ये क्या बन गया आपका 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन गया। 1 2 3 4 5 6। ये तो ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ओके, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है और 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन है। सो दिस इज नोन एज द पैरानोज रिंग। क्या कहा जाता है, पैरानोज रिंग कहा जाता है। और दिस इज दी हेवार्ड प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज टर्म्ड एज हेवार्ड प्रोजेक्शन। तो ये आपने देख लिया किस तरीके से आप फिशर प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करते हो हेवार्ड प्रोजेक्शन में। फिशर प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करते हो हेवार्ड प्रोजेक्शन में। ठीक है, सिंपल एंड इजी। ठीक है, सो थोड़ा डिटेलिंग डाल लेते हैं। सो वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज राइट नाउ, तो मैं ग्लूकोज लिख देता हूं। सो ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। तो ग्लूकोज के बारे में अगर थोड़ी डिटेल्स देखें, सो ग्लूकोज इज नोन एज दी कॉर्न शुगर कहा जाता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्न। एक इंटरेस्टिंग बात, जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल है सब फ्रूट्स के पास होता है फ्रुक्टोज। द शुगर विच इज कंटेन्ड बाय द फ्रूट्स इज द फ्रुक्टोज शुगर, बट देयर इज ओनली ग्रेप that has glucose in it. बाकी के जितने भी fruits available है, they are going to have the fructose sugar. Only the grape possesses glucose as the sugar, so we term it as the grape sugar. We term it as the grape sugar. It travels in the blood and it is transported to the various body parts, to the various cells. So इसके वजह से we also term it as the blood sugar.
और मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर कौन सा है, अच्छा यहाँ पे डिड आई मेंशन इट अर्लियर, बस C2H, ठीक है। तो शुगर कौन सा है, और सॉरी रिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो पायरोनोज रिंग, इट इज अ पायरोनोज रिंग स्ट्रक्चर, इट इज अ पायरोनोज रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आया। ओके, एक और चीज जो याद रखनी है, जो फर्स्ट कार्बन है इसके चारों तरफ अगर आप देखो तो अलग अलग एटम्स एसोसिएटेड है, OH है, H है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये जो कार्बन है इट इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एटम्स, सो सच अ कार्बन इज नोन एज द चिराल कार्बन और द एसिमेट्रिकल कार्बन। क्या कहा जाता है, चिराल कार्बन और द एसिमेट्रिकल कार्बन। ओके, सो क्या लिखेंगे, फर्स्ट कार्बन is surrounded by, first carbon is surrounded by four different atoms या फिर ग्रुप्स। अगर फर्स्ट कार्बन जो है इट इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, वी टर्म दैट कार्बन एज चिराल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन। चिराल कार्बन और दी एसिमेट्रिकल कार्बन उसे कहा जाता है, ठीक है। जब आप पोलराइज लाइट को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के थ्रू पास करते हो, ठीक है, अगर आप पोलराइज लाइट को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के थ्रू पास करते हो तो वो पोलराइज लाइट को राइट साइड मूव करता है। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं रब करके, व्हेन द पोलराइज लाइट इज पास थ्रू ग्लूकोज, when polarized light is passed through glucose, it moves the polarized light, it moves the light towards right side, towards right side. इसीलिए we also term glucose as dextrorotatory. We term glucose as dextrorotatory. Is it clear? कि समझ में नहीं आया? When a polarized light is passed through glucose, it moves the polarized light towards the right side. तो इसकी वजह से we term glucose as dextrorotatory. ठीक है? और we can also term it as the dextrose sugar. You can also term it as the dextrose sugar. ठीक है, चिराल कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन समझ में आ गया, बिकॉज चारों साइड अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है। अच्छा, एक और बात, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है यहां पे फर्स्ट कार्बन की पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, OH एंड H। तो एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द फर्स्ट कार्बन, अगर हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, फर्स्ट कार्बन की बात करना खाली, इफ हाइड्रोजन इज
डाउन साइड मतलब इस तरीके से नीचे की तरफ है. इफ हाइड्रोजन इज डाउन साइड, it is known as beta sugar. It is known as beta sugar. If hydrogen is upside, तो we'll term it as अल्फा शुगर. ठीक है. जैसे कि खाली फर्स्ट कार्बन को कंसिडर करना है, बाकी कार्बन का हाइड्रोजन नहीं देखना है आपको. अगर याद है कि इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसमें हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है मतलब इफ हाइड्रोजन इज डाउन साइड द शुगर इज टर्म्ड एज बीटा शुगर. यहां पर हाइड्रोजन नीचे की तरफ है. ठीक है. तो ये वाला जो शुगर है, ये वाला जो ग्लूकोज है, दिस इज टर्म्ड एज beta glucose. This is termed as beta glucose. It all depends on the hydrogen position of the first carbon only. बाकी के कार्बन की बात नहीं करनी, फर्स्ट कार्बन की ही बात करेंगे. ठीक है. सो दिस इज बीटा शुगर. अगर यही स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूं और हाइड्रोजन की पोजीशन में ऊपर की तरफ दिखाता हूं, सो लेट्स से इट्स लाइक ठीक है. और यहां पे मैंने H को ऊपर लेता हूं और OH को नीचे लेता हूं, तो यहां पे H की पोजीशन ऊपर की तरफ है फर्स्ट कार्बन की. सो इफ H इज अपसाइड, तो ये जो शुगर बना, ये जो ग्लूकोज बना, इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज अल्फा ग्लूकोज. समझ में आ गया. अगर H नीचे की तरफ है तो बोलेंगे बीटा ग्लूकोज है, और अगर H ऊपर की तरफ है तो बोलेंगे इट्स अ अल्फा ग्लूकोज. सिंपल एंड इजी. ठीक है. अच्छा, एक और टर्म आपको याद रखना है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज जो है, दोज आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर. ये आपको याद रखना है. बोथ द शुगर्स आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, द अल्फा शुगर एंड द बीटा शुगर. ठीक है. डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्यों बोला? क्योंकि पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड शिफ्ट करता है. ठीक है. सो दिस वाज द हिवार्ड प्रोजेक्शन. फिशर प्रोजेक्शन आपने आगे देख लिया था. अब आगे जाते हुए बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की, दैट इज गोइंग टू बी द फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज इज अ कीटोन शुगर. इट कंटेन्स द कीटोन ग्रुप. So I'll write this down. So now I'll talk about the fructose. Fructose and sucrose are isomers of each other. आपको पता होना चाहिए. Okay, fructose, क्योंकि fructose का भी फॉर्मूला सेम है. So it is a ketose sugar. It is a ketose sugar. It contains ketone as functional group. It is the sweetest sugar available. It is the sweetest sugar available. इसलिए it is also known as the सब फ्रूट्स में जो शुगर अवेलेबल होगा that is going to be fructose except the grape. ये भी दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ग्रेप में ग्लूकोज होगा, बाकी जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है उनके अंदर फ्रुक्टोज अवेलेबल होगा. ठीक है. स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके पास भी 6 कार्बन होने चाहिए. सो विल मेक दी 6 कार्बन्स. सो 1 2 3 4 5 6. ठीक है. पहले इनके बीच में बॉन्डिंग कर लेते हैं. सेकेंड पे आता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप. So this is CH2OH. This is going to be O. This is going to be H. OH. 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 नीचे H.
ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे सीधा CH2OH भी लिख सकता हूँ, आई कैन सिंपली पुट CH2OH भी लिख सकते हैं, या फिर COH HNH ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, सिंपल एंड इजी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया इसलिए यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर्मूला क्या है फ्रुक्टोज का, तो इट्स गोइंग टू बी द सेम, दैट इज गोइंग टू बी C6H12O6। तो यार मैच कर लेते हैं, 6 कार्बन है, लेट्स सी। सो 1 2 3 4 5 6, ओके, सो वी हैव दिस कार्बन, 6 कार्बन हो गए, करेक्ट। ठीक है, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, सो 12 है क्या, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यस 12 भी है। और ऑक्सीजन 6 होने चाहिए, सो 1 2 3 4 5 6, ओके, सो द स्ट्रक्चर इज करेक्ट, इसलिए इन्हें आइसोमर कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये जो है, जैसे मैंने बात की थी, आप सोल्यूशन में डालोगे तो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू बी एग्जिस्टिंग इन अ रिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पे जो रिंग बनेगी दैट इज गोइंग टू बी 5 मेंबर्ड रिंग। कितना, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। सो जैसे मैंने बताया था, पहले कार्बन नंबर लिखेंगे, तो यहां पे थोड़ा सा रिंग अलग से होगा। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन, मैं बता रहा हूं हेवार्ड प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन बताऊंगा, हेवार्ड प्रोजेक्शन बताऊंगा मैं। सो आई पुट द कार्बन्स 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां पे ऊपर 6। डिफरेंस समझ में आ रहा है। सो दिस इज, आई नंबर इट, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आप रट्टा नहीं मार सकते इस चीज को, यू हैव टू बी श्योर विद दिस स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप इस स्ट्रक्चर से इसको बना सकते हो, रट्टा नहीं मार सकते, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास अपन लिख लेते हैं CH2OH है यहाँ पे, सो देयर इज CH2OH आ गया। जो सेकेंड कार्बन है दैट इज डबल बॉन्ड O, इसको रख देते हैं यहाँ पे। थर्ड कार्बन पे HOH है, थर्ड कार्बन पे HOH है, फोर्थ कार्बन पे OH, फिफ्थ कार्बन पे, अच्छा यहां पे H लिखूंगा, OH मैं अंदर की तरफ लिखूंगा क्योंकि इसको बाइंड कराना है आपको, OH है। और सिक्स्थ कार्बन इज CH2OH। फिर से रिपीट करता हूं, फर्स्ट कार्बन CH2OH, सेकेंड कार्बन डबल बॉन्ड O, थर्ड कार्बन CH2OH, OH अंदर, H यहां पे लिखा है मैंने। फोर्थ कार्बन इज H अंदर, OH बाहर की तरफ मैंने लिखा है। फिफ्थ कार्बन का H ये रहा, और OH मैंने अंदर की तरफ लिखा है बिकॉज इसके साथ बाइंड कराएंगे अपन। ठीक है, दिस इज OH। अब वही बात जो मैंने ग्लूकोज के लिए बोली थी, क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पुल करेगा। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पुल करेगा तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, कार्बन का एक हाथ फ्री हो जाएगा। तो कौन कार्बन के साथ बाइंड करेगा, ये जो ऑक्सीजन फ्री हो चुका है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन तो यहां आ गया, तो ये सेकेंड वाले कार्बन पे साथ बाइंड कर लेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। फिर से मैं दिखा देता हूं, फिफ्थ पे OH था और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड O था सेकेंड वाले पे, दिस इज सेकेंड। अब क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पुल करता है, ऑक्सीजन इज अ ग्रीडी मॉलिक्यूल, इट पुल्स द ऑक्सीजन, पुल्स द हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो बेचारा अकेला हो गया क्योंकि उसका हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो ये ऑक्सीजन बाइंड कर लेगा कार्बन के साथ। तो ये बन गई मेरी रिंग, दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, हेवार्ड प्रोजेक्शन हो गया ये। ओके, यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, दिस इज फिशर एंड दिस इज हेवार्ड। ठीक है, दिस इज फिशर, दिस इज हेवार्ड। कितनी मेंबर्ड रिंग है, तो इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग। इट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग, है ना। पहली वाली जो आपने देखी थी 6 मेंबर्ड रिंग थी, 1 2 3 4 और 5। पहले वाला 6 था, वहां पे 5 कार्बन थे, एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 4 कार्बन, 1 2 3 4 रिंग के अंदर। ओके, एक ऑक्सीजन है, so it's a 5 membered ring, so we term it as Furanose ring. We term it as the Furanose ring.
ठीक है, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन. इज इट क्लियर? सो फिशर हो गया, हेबार्ट देख लिया. अब 5 कार्बन वाली की बात कर लेते हैं. दैट वाज दी पेंटोस शुगर राइबोस देख लेते हैं. आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर. फिशर और हेबार्ट आपका क्लियर हो चुके हैं. सो ये जो पढ़ा आपने दोज वाले हेक्सोस शुगर, कौन से शुगर्स थे? हेक्सोस शुगर थे. अभी जो स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी दी 5 कार्बन कंपाउंड. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ठीक है, आल्डो शुगर दिखाना है. सो दैट इज गोइंग टू बी द सेम. अच्छा 6 हो गई. ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? तो अगर मैं 5 लिखता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा C5H10O5. ओके, राइबोस की बात हो रही है तो देख लेते हैं. सो हाइड्रोजन कितना, कार्बन कितना? 5. 1 1 2 3 4 5. हाइड्रोजन कितना है? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. करेक्ट है. ओके, ऑक्सीजन 5 होना चाहिए. 1 2 3 4 5. ओके, करेक्ट. सो द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस विच इज अ पेंटोस शुगर इज वेरी क्लियर. इसकी जो रिंग बनेगी दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूरानोज रिंग. जो भी मैंने बताई थी वही रिंग बनेगी यहां पे. ठीक है, तो इट इज आल्डो शुगर है. इट इज consisting of furanose ring. It is consisting of furanose ring. It is found in ADP, ATP में देखने को मिलेगा, ADP में देखने को मिलेगा एंड RNA में देखने को मिलेगा. It is found in RNA, ATP, ADP. ठीक है, फ्यूरानोस रिंग स्ट्रक्चर होगा एंड आल्डोस शुगर होगा. तो जो ये जो मैंने बना रखा है ये फिशर प्रोजेक्शन बना रखा है. आप लोग मुझे हेवार्ट प्रोजेक्शन ऑफ राइबोस, हेवार्ट प्रोजेक्शन ऑफ राइबोस बना के सेंड करोगे सो दैट आई गेट क्लियर कि आपको समझ में आया है कि नहीं. सिंपल एंड इजी बात समझ में आई. तो मैंने फिशर प्रोजेक्शन बना रखा है, आपको हेवार्ट प्रोजेक्शन बनाना और हेवार्ट प्रोजेक्शन बना के मुझे व्हाट्सएप करना है. किसका? राइबोस का. ठीक है. नाउ if there is the presence of monosaccharide in a solution or in a compound, how do I find it out? Agar there's a presence of monosaccharide in a compound, I need to find it out. Test for detection of detecting monosaccharide. Test for detecting monosaccharide. तो how would I come to know कि यार monosaccharide यहाँ पे present है? So we have two reagents, Felling's reagent and the Benedict's reagent. ये दो reagent अपने पास है जिनको यूज करके अपन पता लगा सकते हैं कि यार मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है कि नहीं. तो जो रिएजेंट्स होते हैं इनके पास होते हैं क्यूप्रिक आयंस. कौन से आयंस होते हैं? क्यूप्रिक आयंस, दैट इज Cu2+. ठीक है. और जब मोनोसैकेराइड इनसे रिएक्ट करता है, जब मोनोसैकेराइड इनसे रिएक्ट करता है तो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है इनटू Cu. These are converted into Cu+ because of the presence of the monosaccharide. क्योंकि मोनोसैकेराइड्स के पास कीटोन और आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो क्या करते हैं? इस स्ट्रक्चर को इसको रिड्यूस करते हैं. ठीक है. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं
मोनोसैकेराइड्स, अच्छा दिस इज गोइंग टू बी ब्लू कलर्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी ब्रिक रेड। तो कलर चेंज हो जाएगा ना सोल्यूशन का, ब्लू से क्या हो जाएगा, ब्रिक रेड हो जाएगा। अगर तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्यूप्रिक आयन है, ओके, इट हैज बीन कन्वर्टेड टू क्यूप्रस आयन इनटू क्यूप्रस आयन, ठीक है। सो क्यूप्रिक आयन का जब कन्वर्जन होता है क्यूप्रस में, तो ब्लू से चेंज हो जाएगा कलर इनटू ब्रिक रेड। ब्लू से कलर चेंज हो जाएगा किस में, ब्रिक रेड में। बिकॉज जो मोनोसैकेराइड्स है आर reducing sugar, because monosaccharides are reducing sugar। आपको याद रखना है बात को, यहां पे क्या हुआ, Cu2 प्लस का रिडक्शन हुआ जिसकी वजह से Cu प्लस बना। किसने किया है, अपनी शुगर ने किया है, मोनोसैकेराइड ने किया है। सो मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, जो Cu2 प्लस को या फिर क्यूप्रिक आयन को कन्वर्ट कर देते हैं क्यूप्रस आयन में। तो अगर मोनोसैकेराइड प्रेजेंट नहीं होता कंपाउंड में, तो आपको ब्लू का कलर चेंज होता हुआ दिखता ही नहीं ब्रिक रेड में, आपका सॉल्यूशन एज इट इज रहता। तो उससे प्रूव हो जाता कि मोनोसैकेराइड वहां पे प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज मोनोसैकेराइड तो रिड्यूसिंग शुगर है जो क्यूप्रिक आयन को कन्वर्ट करते हैं क्यूप्रस आयन में, ठीक है। सो दो टेस्ट है, फेलिंग्स रिएजेंट है, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है या नहीं है। सिंपल है, अगर प्रेजेंट होगा तो जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्रिक रेड में, मतलब Cu2 प्लस कन्वर्ट हो गया Cu प्लस में। सिंपल। अभी इफ okay, so we have one more topic, that is जनरल नॉर्मल शुगर। जैसे कि आप बात करते हो डिऑक्सी शुगर, सो दैट्स अ डिराइव्ड शुगर। सो अगर मैं डिराइव्ड शुगर की बात करता हूं, इट्स अ शुगर विद अ मॉडिफिकेशन। डिराइव्ड शुगर इज अ शुगर विथ अ मॉडिफिकेशन। डिराइव्ड शुगर आर शुगर्स विद मॉडिफिकेशन, जिसका एक एग्जांपल है, अगर मैं ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ शुगर, राइबो शुगर में से अगर मैं ऑक्सीजन निकाल देता हूं, इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम राइबोज शुगर, तो दैट शुगर इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज deoxyribose. That sugar is known as deoxyribose. ठीक है। अगर we add a amino group to the sugar, add it to sugar, the sugar is known as glucosamine. The sugar is known as glucosamine, or we can also term it as glucoamine. ठीक है, glucose, I'm sorry, glucose, the sugar is termed as glucosamine. और अगर एसिड को ऐड कर देते हैं, अगर एसिड को ऐड कर देते हैं, acid is added to sugar, so it becomes sugar acid. So we have an example, that is glucouronic acid. Glucouronic
ठीक है, तो ग्लूकोजुरानिक एसिड इज अ एसिड विच शुगर विथ द एसिड, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो डिराइव्ड शुगर में क्या होगा, शुगर्स विथ अ मॉडिफिकेशन, जैसे कि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ राइबोस शुगर विच टर्म्ड एज डीऑक्सीराइबोस, इट वाज अ नॉर्मल शुगर, आपने एक ऑक्सीजन निकाल दिया, अमीनो ग्रुप is added to the sugar, so it's known as glucosamine, and if acid is added to the sugar it is termed as glucouronic acid, ठीक है, acid. Similarly, so these are the derived sugar. So we have done a bit of the monosaccharides. In the next lecture we will talk about the another detailings of the chapter biomolecules. सो जो भी बातें मैंने करी यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस्त, क्योंकि अगर आप रट्टा मारने बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। एक होमवर्क मैंने दे रखा है, यू नीड टू ड्रॉ मी द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, जिसका हेबार प्रोजेक्शन आपको बना के मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट न्यू डिटेल्स। ओके, चलो, थैंक यू।